नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे। आज फिर मैं आपके सामने आया हुआ हूँ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए 15 क्वेश्चंस की 15 प्रश्नों की ये हमारी एक टेस्ट सीरीज, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, इसको हम सीरीज के वे में चला रहे हैं, इसलिए इसको हम टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिसमें आज कुल 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे और आज के लिए हमारा ये सेट नंबर 35 है। ठीक है, सेट नंबर 35 है। यानी इस 35 सेट में भी हमने अलग अलग टॉपिक को लिया हुआ है, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है आज वो, एक तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे इससे पहले के व्यक्तिवाद पर, और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए जो है हम आज लेंगे व्यवहारवाद पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम व्यक्तिवाद पर लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम व्यवहारवाद पर लेंगे। व्यक्तिवाद और व्यवहारवाद से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, एलटी में यानी जीआईसी में भी पूछे जाते हैं और नेट जेआरएफ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज के सेट में ले रहे हैं। यहां याद रखिएगा, साकेत आईएएस आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज का जो है फ्री टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें जो कमिंग आफ्टर संडे होगा, यानी इस संडे के बाद जो संडे आएगा उसमें जो है हमारी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और वो आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट होगी। टीजीटी के सेट अलग होंगे, पीजीटी के सेट अलग होंगे, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन आप यानी कमिंग आफ्टर संडे से पहले आप जो है फोन पर जो कोचिंग के दिए गए नंबर्स हैं उन पर फोन करके अपना फ्री रजिस्ट्रेशन और किस कोर्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, तो संडे से पहले ये जरूरी है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है आज आपका, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? यानी इसमें आधुनिक व्यक्तिवाद जो है आपका, उससे कौन संबंधित है? ठीक है, ग्राहम वालास, लॉस्की, लीकॉक, हॉब्स। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? कौन माना जाता है भाई? ग्राहम वालास, लॉस्की, लीकॉक या हॉब्स? बताइए भाई, कौन है इसमें से? आंसर होगा आपका इसमें ग्राहम वालास। ठीक है, ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता या जनक माना जाता है। ग्राहम वालास ने एक बुक लिखी थी और इसका नाम था ग्रेट सोसाइटी। क्या नाम था इसका? ग्रेट सोसाइटी। इस ग्रेट सोसाइटी बुक में ग्राहम वालास ने यह बताने की कोशिश किया था कि जो आधुनिक व्यक्तिवाद है यह सत्ता के केंद्रीकरण नहीं बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत करता है। जो ये आधुनिक व्यक्तिवाद है यह चाहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम रखा जाए और राज्य के कार्यक्षेत्र को विकेंद्रित किया जाए, या कह सकते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखा जाए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिक महत्व दिया जाए जबकि राज्य की महत्ता को द्वितीयक या सेकेंडरी स्थान दिया जाए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्तिवाद जो है वह व्यक्ति केंद्रित होता है, राज्य केंद्रित नहीं होता है। यहां व्यक्ति केंद्रित का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देना, ना कि व्यक्ति की तानाशाही को महत्व देना। ठीक है, लेकिन केवल ग्राहम जो है वालास ही नहीं थे इस व्यवहारवाद में, इस व्यक्तिवाद में। ग्राहम वालास के साथ साथ कुछ अन्य अमेरिकी लोग भी थे इसमें, जिनमें इंपॉर्टेंट लोगों में अगर हम बात करें तो नॉर्मल एंजन का नाम आता है। ठीक है, वेलॉक का नाम आता है, एमपी फॉलेट का नाम आता है। ठीक है, एमपी फॉलेट की बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉपुलर बुक थी द न्यू स्टेट। किसकी? एमपी फॉलेट की इंपॉर्टेंट बुक थी
द न्यू स्टेट, द न्यू स्टेट, जिसमें ये स्टेट के बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक या कह सकते हैं एक म्यूचुअल ट्रिक इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहम वालास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं, ठीक है, यानी इंडिविजुअलिस्ट हैं, कौन इसमें से, हेराल्ड लॉस्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं भाई, हेराल्ड लॉस्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, कौन होगा इसमें। देखिए इसमें इजी वे में आप समझिए हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर का क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी आया था। आप जानते हैं उत्तर डार्विनवाद को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। यह भी एक व्यक्तिवादी विचारक है जिसमें यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है और राज्य को विकेंद्रित करने की बात करता है। इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक थी, द मैन वर्सेस द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट। इस बुक में यह लिखता है कि प्राकृतिक चयन का जो नियम होता है उसको भी सामाजिक विकास की प्रक्रिया पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें यह ये कहता है कि सामाजिक विकास की प्रतिस्पर्धा में योग्य और परिश्रमी लोग जो होते हैं उनको ही जीवित रहने का अधिकार होता है, या कह सकते हैं कि योग्य और परिश्रमी लोगों को ही उत्तरजीविता का अधिकार होता है, या कह सकते हैं कि उन्हें ही अधिकतम सुख सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह मानता है कि राज्य द्वारा कभी कभी योग्य और परिश्रमी लोगों का हक छीन करके ऐसे लोग जो अयोग्य होते हैं और कम क्षमतावान होते हैं और कम परिश्रमी होते हैं उनको उनका हक दे दिया जाता है। यह इसका विरोध करता है, यानी इस प्रकार के कल्याण कार्यक्रम जिसमें अयोग्य व्यक्तियों को या कम परिश्रमी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जाता है या उनको अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वह हक किसका होता है, योग्य लोग और परिश्रमी लोगों का। इस व्यवस्था का वह विरोध करता है, यानी यह भी व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, लेकिन यह व्यक्तिवाद में लोगों की स्वतंत्रता, उनकी योग्यता और उनके परिश्रम की क्षमता को महत्व देता है, क्योंकि यह मानता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता ही डार्विनवाद के अनुसार प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया है, यानी नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी। लेसेस फेयर आप लोग नाम सुने होंगे इसका। लेसेस फेयर एक जिसे कहते हैं आप जुमला या तकिया कलाम या इजी वे में ऐसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं फॉरगेट इट, छोड़ो, भूल जाओ। ठीक है, इसी तरीके से लेसेस फेयर को यूज किया जाता है। लेकिन ये पहले आया कहां से, लेकिन उस पर जाने से पहले आप इसका आंसर देख लीजिए कि लेसेस फेयर का मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अब ये बात आई कहां से कि भाई व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, क्यों ये बात आई। दरअसल 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था GCM विसेट, GCM विसेट। ठीक है, GCM विसेट, और इसका पूरा नाम ये नहीं है, GCM विसेट आगे के इसको कहते हैं द गोर्ने, GCM विसेट द गोर्ने। यह एक व्यापारी था और आप जानते हैं राज्य व्यापारियों पर या व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है। तो एक बार झुंझला करके या कह सकते हैं खिसिया करके या परेशान होकर के इसके या जो राज्य के द्वारा लगाई गई तरह तरह की पाबंदियां हैं उनसे तंग आकर के इसने वर्ड यूज किया लेसेस फेयर। लेसेस फेयर, यहां लेसेस फेयर से मतलब इसका यह था कि जो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं ना, इनको अपने हाल पर छोड़ दो,
इनको अपने हाल पर छोड़ दो। कहते हैं भाई कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता यार, सब अपने हाल पर छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे कभी कभी आप परेशान होने वाले, पढ़ाई कर रहे हैं आप परेशान हो गए, कोई काम कर रहे हैं आप परेशान हो गए, सफलता असफलता का क्या होगा कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कहते हैं लेसेस फेयर। इंग्लिश में आप वर्ड यूज करते हैं लेसेस फेयर। इसका मतलब होगा कि भैया अब छोड़ दो अपने हाल पर, होई सोई जो राम ऋषि राखा। ठीक है, जो भी होगा, जो भगवान ने रचा होगा, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तो यही टर्म इसने भी यूज किया था, लेसेस फेयर। लेकिन यहां पर एक चीज यह भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्तिवादी हैं वे लेसेस फेयर को एक तकिया कलाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक संदेश देने के रूप में इसका इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने लेसेस फेयर वर्ड को इस तरह से यूज करना स्टार्ट किया कि राज्य को यह संदेश जाए कि आप अपनी पाबंदियों, अपने कानूनों, नियमों में लोगों को छूट दीजिए, यानी लोगों की स्वतंत्रता में साधक बनिए, बाधक ना बनिए, यानी लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। यह इसका अर्थ आने लगा और इसी सेंस में भविष्य में इसका यूज भी किया जाने लगा। किसके द्वारा? जो हमारे व्यक्तिवादी विचारक हैं उनके द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। किसने कहा था स्टेटमेंट? क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शक्ति की राजनीति यानी ताकत की राजनीति, बल की राजनीति, सत्ता की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। यानी आप इसको अगर संक्षेप में चाहे प्रश्न को मॉडिफाइड करना तो आप ये कह सकते हैं कि शक्ति की राजनीति ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। शक्ति की राजनीति ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। ऑप्शन क्या है? प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर K.C. वेयर, प्रोफेसर लॉस्की, जेम्स वाइस। जेम्स वाइस आंसर क्या होगा भाई इसमें? जिन्होंने भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत में केंद्रवाद है या भारत में संघवाद है, यानी भारत का संविधान एकात्मक है या संविधान या फिर संघात्मक है, अगर इसके तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने डॉक्टर D.D. बसु को पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको, क्या होगा? प्रोफेसर K.C. वेयर। आंसर क्या होगा? K.C. वेयर। प्रोफेसर K.C. वेयर साहब तुलनात्मक संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रोफेसर K.C. वेयर साहब विभिन्न संविधानों के अध्ययन के रूप में पहचाने जाते हैं, यानी एक संविधान विशेषज्ञ थे। इन्होंने भारतीय संविधान का भी अध्ययन किया, ठीक है, और अध्ययन करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला था इन्होंने कि भारत का संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, जबकि याद रखिएगा इस लाइन को, जबकि यह सिद्धांत में संघात्मक जबकि व्यवहार में एकात्मक है। व्यवहार में एकात्मक है। इसी चीज को यहां थोड़ा सा आप ले लीजिए। ये कहते हैं कि दरअसल किसी भी प्रकार से जो भी हम राजनीति करते हैं उस राजनीति के माध्यम से हम दरअसल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या होता है हमारा? सत्ता प्राप्ति भी हमारा उद्देश्य शक्ति प्राप्ति से है। ये मानते हैं कि शक्ति प्राप्त करने की राजनीति ही विभिन्न प्रकार की अन्य राजनीति का कारण रहती है। ठीक है, जब हम पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जब हम राजनीति को केंद्रित करने की बात करते हैं, तो वास्तव में केंद्रित करने के पीछे भी कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण होता है वह शक्ति प्राप्त करना होता है, ताकत प्राप्त करना होता है। ठीक है, और ये मानते थे कि जो आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, उसको शक्तिशाली बनाने के पीछे भी एक ही केवल कारण है, वह है शक्ति प्राप्त करना। अब वह चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे वह राजनीतिक शक्ति हो, वह संघीय शक्ति हो, ठीक है, लोक कल्याण की शक्ति हो या फिर अन्य शक्ति हो या अन्य प्रकार की राजनीति ही क्यों ना हो, उद्देश्य एक ही है, शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है ये देखते हैं। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक, बेंथम द्वारा प्रतिपादित
प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है सूकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन, आदर्शवादी दर्शन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसे कहा जाता है सूकर दर्शन यानी पिग फिलॉसफी। पिग फिलॉसफी, ये पिग फिलॉसफी क्या है भाई? दरअसल जो ये बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है, इसको विभिन्न विचारक भौतिकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। भौतिकवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, भौतिकवादी सिद्धांत के रूप में भी इसको जाना जाता है। और आप बोल दीजिए, ऑफिस में देख लीजिए उसको, कौन है, कह दीजिए बैठे, हम अभी क्लास के बाद देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, ठीक है, वो मैंने कहा कि कुछ विचारकों के द्वारा इसको भौतिकवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन एक चिंतक थे जिनका नाम था कार्लाइल। एक चिंतक थे जिनका नाम था कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल साहब ने बेंथम के इस भौतिकतावादी सिद्धांत को क्या कहा था? पिग फिलॉसफी का नाम दिया था या सूकर दर्शन का नाम दिया था। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? सूकर दर्शन एक तरह की कटु आलोचना है, एक तरह से तंज है। कारण क्या था? यहीं पर एक नाम आता है रॉबर्ट एल मूरे का। रॉबर्ट एल मूरे। रॉबर्ट एल मूरे यह कहता है कि दरअसल जब हम किसी भी प्रकार के आदर्शवाद को न अपनाएं, जब हम अपने आत्मा की आवाज को भी मार दें, और आत्मा की आवाज को मारने का आरोप किसके ऊपर लगता है? बेंथम के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? बेंथम के ऊपर लगता है। तो यहां पर ये मूरे ये कहता है कि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को तिलांजलि दे दें, छोड़ दें, न सुने, जैसा कि बेंथम ने किया है, तो फिर नैतिक या अनैतिक कार्य नाम की कोई भी चीज नहीं रह जाती है। जैसे आपने किसी फिल्म में डायलॉग सुना होगा कि मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज है, तो फिर नाजायज क्या रह गया? है ना? अगर मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज है तो नाजायज क्या रह गया? इसका तो कुछ भी नाजायज नहीं है। तो वास्तव में अगर आपकी निगाह में कुछ भी नाजायज नहीं है, अभी एक घटना हुई है किसी उत्तर प्रदेश के जिले में, जिसमें नाम तो बहुत ही बढ़िया है अयोध्या, लेकिन उसमें मिल्कीपुर तहसील में या जहां पर चुनाव है अभी, वहां पर घटना हुई है। किसी महिला के साथ, हम तो उसको महिला भी नहीं कह सकते, 22 साल की एक बच्ची ही है, ठीक है, जिसके साथ ये अमानवीय घटना घटी है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनुष्यों ने उसको अंजाम दिया है। तो फिर तो वो भी अनैतिक नहीं है, कुछ भी अनैतिक नहीं है। तो यहां पर मूरे बेंथम पर यह आरोप लगाता है कि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को बिल्कुल तिलांजलि दे दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज को बिल्कुल भी छोड़ दें, तो ऐसे में तो हमारा जो दर्शन है, हमारी जो सोच है, उसको हम सूकर दर्शन ही कह सकते हैं। यानी नैतिक और अनैतिक नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस सूकर दर्शन एक तरह से कटु आलोचना है। ठीक है, सांकेतिक नहीं बल्कि कटु आलोचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस लीकॉक। अभी इससे पहले हमने एक शक्ति से संबंधित क्वेश्चन को करवाया हुआ था, जिसमें हमने पॉलिटिकल पावर की बात की थी, राजनीतिक शक्ति की बात की थी। ठीक है, यह क्वेश्चन यह कहता है कि दरअसल राजनीतिक शक्ति का अध्ययन ही राजनीति के अध्ययन का आधारभूत तत्व है। यानी हम जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम वास्तव में जो पॉलिटिकल पावर
गेन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी हम राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। किसने कहा? डेविड एप्टर ने कहा, एलन बॉल ने कहा, एमोस ने कहा, या फिर किसने कहा? लीकॉक ने कहा। दरअसल ये स्टेटमेंट है एलन बॉल का। किसका स्टेटमेंट है? एलन बॉल का। एलन बॉल साहब ये कहते हैं कि दरअसल राजनीति की आधुनिक अवधारणा को राजनीति का संघर्ष और उसके समाधान के रूप में जाना जाता है। यानी यहां इसी स्टेटमेंट में एक चीज और हम जोड़ देते हैं आगे। दरअसल एलन बॉल ने एक बुक लिखी थी जिसमें उसका नाम था मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ये जो बुक थी, इस बुक में ही 98 में बुक लिखी गई थी। इस बुक में इन्होंने लिखा था कि राजनीतिक क्रिया में मतभेद और उन मतभेदों का समाधान निहित होता है। राजनीतिक क्रिया में मतभेद और उनमें मतभेदों का समाधान निहित होता है। इन जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के मतभेद होते हैं और अलग अलग जो दल होते हैं वे उन्हीं मतभेदों का समाधान लेकर के उपस्थित होते हैं। एक राजनीतिक दल ये कहता है कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। दूसरा कहता है कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर दोनों राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, और हम आएंगे तो ये करेंगे। जो जिस प्रकार का आरोप लगाए रहते हैं वह एक प्रकार का मतभेद होता है। और जाहिर सी बात है राजनीतिक क्रियाकलाप में सत्ता में आने के बाद वे उन कार्यों को ही करते हैं, यानी उन्हीं मतभेदों का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति जो है में का सार तत्व ही क्या है? शक्ति है, संघर्ष है और उसका समाधान है। ठीक है, ये बात किसने कही है? एलन बॉल ने कही है। किसमें कही हुई है? मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट नामक अपनी किताब में कही हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। अभी आंसर आपको सीधे मिल गया होगा। अभी हमने आपसे ये कहा कि दरअसल राजनीति विज्ञान का अध्ययन का केंद्र बिंदु ही क्या है? शक्ति है। क्वेश्चन ही आपका क्या कह रहा है? इससे पहले का क्वेश्चन अगर आप देखिए तो क्या कहा है क्वेश्चन ने? राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन का आधारभूत अवधारणा है। यानी हमने शक्ति की बात किया ताकि जो है, अब वो किस प्रकार की शक्ति है अलग बात है, लेकिन विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने का अध्ययन ही क्या है? राजनीतिक अध्ययन है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो सीधे उत्तर मिल जाएगा आपको। किसका क्या विषय क्षेत्र भाई? शक्ति का अध्ययन ही क्या है? राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है किसका? शक्ति का अध्ययन। ठीक है, तो अब ये किसमें बात करता है? तो ये भी जान लीजिए। कैटलिन राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहता है। याद रखिएगा, इस राजनीति विज्ञान को क्या कहता है कैटलिन? शक्ति शास्त्र या शक्ति का विज्ञान कहता है। ठीक है, चूंकि अभी राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने का पक्षधर था, इसीलिए इसने शक्ति शास्त्र का इस्तेमाल न करके शक्ति का विज्ञान कहा है। क्या कहता है यह लिखता है कि शक्ति की संकल्पना संभवतः राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। शक्ति की संकल्पना संभवतः राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। यह कहता है कि राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा द्वारा निर्धारित होती है। जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। यानी साफ साफ कहता है कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन शक्ति का अध्ययन है, शक्ति का विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार दास्ता
अरस्तु के अनुसार दासता, यहां हम दास व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हैं दास व्यवस्था के बारे में जो विचार हैं अरस्तु के, वो थोड़ा अलग प्रकार के हैं। आप ये भी जानते हैं कि दासों को वह राज्य का नागरिक नहीं मानता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अरस्तु के अनुसार दासता दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, ऐसा नहीं कहता। दूसरा कह रहा है कि अप्राकृतिक और अस्थायी है। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है। डी कहता है प्राकृतिक और लाभप्रद है। एक तरह से देखने में आपको ये विचार सही लगेंगे अगर आप अरस्तु को नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन अगर आपने अरस्तु को थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि एक्चुअल में इसको नहीं मानता अरस्तु। अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है और क्या है? लाभप्रद है। दासता को वह प्राकृतिक मानता है और लाभप्रद मानता है। क्यों ऐसा मानता है? वह यह कहता है कि दरअसल प्रकृति ही दो प्रकार के नागरिकों को बनाती है। प्रकृति जो है वो दो प्रकार के नागरिक बनाती है। यह कहता है कि एक वह होते हैं जो शासक होते हैं और एक वह होते हैं जो शासित होते हैं। एक वह है जो शासक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? शासित होते हैं। ठीक है, यह कहता है कि दरअसल शासक उनको वह होते हैं जो योग्य होते हैं और उनके पास क्या होती है? शक्ति होती है। वो कहता है कि ये योग्य होते हैं और इनके पास क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, और ये मानता है कि दरअसल ये जो शासक हैं इनके पास बौद्धिक शक्ति भी है और शारीरिक शक्ति भी है। बौद्धिक शक्ति भी है और इनके पास शारीरिक शक्ति भी है। ठीक है, और इसी कारण से जो है प्रकृति ने इन आत्माओं को शासक के रूप में पैदा किया हुआ है। जबकि दूसरे को ये क्या मानता है? दूसरों को ये मानता है कि दरअसल इनके पास बौद्धिक शक्ति कम है, बौद्धिक क्षमता कम है और ये शारीरिक रूप से भी उतने योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि दरअसल इसी प्रकार से ये दोनों का संबंध बनता है। एक इसमें हो जाता है स्वामी और एक इसमें हो जाता है दास। क्या हो जाता है? एक हो जाता है स्वामी और एक क्या हो जाता है? दास। ये कहता है दरअसल ये दास बनने के लायक ही हैं और ये स्वामी बनने के ही लायक हैं, और इसलिए इन दोनों का जो संबंध होगा वो संबंध कैसा माना जाएगा? ये कहता है दोनों का संबंध जो है वो लाभप्रद है। किसके लिए लाभप्रद है? ये कहता है दोनों के लिए भी लाभप्रद है, दास के लिए भी और स्वामी के लिए भी, क्योंकि दास स्वामी नहीं बन सकता, स्वामी दास नहीं बन सकता। और कहता है चूंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है इसलिए यह प्राकृतिक भी है। ठीक है, यह प्राकृतिक भी है और अपने राज्य के सिद्धांत में वह इन दासों को राज्य का नागरिक भी नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। अगला, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। अगला, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या नहीं बल्कि व्यवस्था है, व्यवस्था को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। ठीक है, व्यवस्था को प्रतिमानों के लिए स्थापित किया। दरअसल व्यवहारवादी क्या है? व्यवहारवादी क्या है? थोड़ा सा आपको इसको भी समझना होगा। दरअसल व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया जाए। व्यवहारवादी किसे कहते हैं? व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया जाए। और जब मनुष्य के व्यवहार को हम अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, सेंट्रल आइडिया बनाते हैं, तो उसी से हमको यह पता चलता है कि विभिन्न की अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। जब हमें यह पता चलता है कि मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो ऐसे में हम व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति में
अलग अलग स्वरूप में धारित करते हैं या परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। और जब इस प्रकार का अध्ययन करते हैं अलग अलग वातावरण में, तो इसको हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम जो है उसको मानने लगते हैं। यानी ये जो व्यवहारवादी हैं ये मानते हैं कि दरअसल अगर मनुष्य के एकांतिक अध्ययन को व्यवहारिक प्रवृत्ति में ढाला जाएगा, प्रायोगिक प्रवृत्ति में ढाला जाएगा या वैज्ञानिक प्रवृत्ति में ढाला जाएगा, तो ही हमें यह पता चलेगा कि वास्तविक व्यवहार मनुष्य का क्या हो सकता है। इसे ही हम व्यवहारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही हम व्यवहारवाद कहते हैं। यानी इनका उद्देश्य यह भी है कि राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद के माध्यम से प्राकृतिक विज्ञान बनाया जाए। ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को क्या किया? ऐसा क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित बनाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दरअसल यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। दरअसल मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहारवाद को वैज्ञानिकता के सांचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यह जो दृष्टिकोण है, मैंने बताया कि यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को विभिन्न अलग अलग विषयों के साथ संबद्ध करता है, विभिन्न अलग अलग विषयों के साथ जोड़ देता है और फिर इसके व्यापक अध्ययन पर बल देता है। जब हम अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम राजनीति विज्ञान के कोर इशू को ध्यान में रखते हुए इसको अगर हम अन्य विषयों के साथ जोड़ दें, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट आता है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो जब हम अन्य विषयों के साथ जोड़ करके, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, लोक प्रशासन हो या फिर वह मानव शास्त्र ही क्यों ना हो, तो जब जोड़ के हम अध्ययन करते हैं तो हम एक अलग स्वरूप में इसके पहुंचते हैं। ठीक है, और व्यवहारवाद बेसिकली यही कहता भी है कि हम क्या करें, जब हम किसी भी विषय को अंतर विषयी बनाते हैं, जब अंतर विषयी बनाते हैं तो हमें उसके आगे पीछे ऊपर नीचे तरह तरह के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी भी स्टडी संभव हो पाती है। ठीक है, व्यवहारवाद का अध्ययन ही है व्यवहारिक प्रक्रिया में अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनते हैं। इनको मैं सबको अभी सॉल्व करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत अक्सर गलत हो जाता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड ईस्टन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल ऑमंड को, ग्राहम वालास को। ठीक है, ग्राहम वालास को। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान यानी व्यवहारगत राजनीति विज्ञान। जब हम व्यवहारगत राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर बात करते हैं तो नाम आता है चार्ल्स मेरियम का। यहां डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियम में आप कंफ्यूज होंगे, केवल इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, पर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अभी दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे आप तो दोनों में अंतर समझ आ जाएगा। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर कौन माना जाता है? चार्ल्स मेरियम। क्यों माना जाता है चार्ल्स मेरियम को? समझिएगा। दरअसल चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। अब ये बौद्धिक जनक क्या होते हैं भाई? बौद्धिक जनक इसलिए इनको माना जाता है, दरअसल मेरियम के नेतृत्व में ही शिकागो में एक विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग संचालित किया गया था।
ये वर्ष 1925 की घटना है। वर्ष 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत आरंभ हुआ था। व्यवहारवादी क्रांति का 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय से ही कह सकते हैं आरंभ हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और व्यापक संदर्भ में देखें तो दरअसल व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जो व्यापक विस्तार हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ, लेकिन आरंभ 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय से ही माना जाता है, ठीक है। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो दो अमेरिकी संगठनों को जाता है। उन दोनों अमेरिकी संगठनों में एक तो था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, और दूसरा था सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है। और इनमें जो मेरियम साहब थे, जो इसमें चार्ल्स मेरियम साहब थे, चार्ल्स मेरियम साहब जो है ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवहार को शामिल करने की बात कही थी। जब किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी विषय को शामिल कैसे किया जाए, इसका विचार अगर रखने की बात आती है, इसका विचार किसी की देने की बात आती है, तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को ही हम बौद्धिक विचार का जनक कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले विचार किसने दिया था भाई यह विचार? तो आप पाएंगे कि यह विचार जो है वह अमेरिका में स्टडी कर रहे एक छात्र ने दिया था। तो विचार किसने दिया यह इंपॉर्टेंट है, उसको किसने आगे बढ़ाया या उसको किसने लिख करके क्या किया वह एक अलग विषय हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर चार्ल्स मेरियम जो है ने पहली बार यह एक बौद्धिक विचार रखा था, इसीलिए व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर हम जो है चार्ल्स मेरियम को मानते हैं और किसका जनक मानते हैं? बौद्धिक जनक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो इसी से रिलेटेड है भी आकर के, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रॉस, चार्ल्स मेरियम। अब यहां पर देखिए जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियम तीनों का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? व्यवहारवाद से है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन दोनों में अक्सर आपको कंफ्यूजन होगा जब व्यवहारवाद शब्द आएगा तो, क्योंकि यहां उत्तर क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था तो देखिए, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान यानी व्यवहारिक राजनीति विज्ञान के बौद्धिक जनक कौन थे? चार्ल्स मेरियम। यहां क्या कह रहा है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, उसमें क्या था? व्यवहारिक राजनीति विज्ञान, जबकि यहां क्या है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, समझिएगा। दरअसल व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं के विकास में या विकास का श्रेय या उसमें योगदान का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। डेविड ईस्टन साहब जो है उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। यहां याद रखिएगा, ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, ठीक है, इस उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डेविड ईस्टन साहब माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका व्यवहारवाद में भी योगदान रहा और उत्तर व्यवहारवाद में भी योगदान रहा है, ठीक है। लेकिन व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय, ठीक है, इनका योगदान किसमें? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों में रहा है। किसका? डेविड ईस्टन साहब का। लेकिन केवल व्यवहारवाद की बात करें, अगर हम केवल व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने की बात करेंगे तो इसमें कौन आ जाएगा? चार्ल्स मेरियम आ जाएंगे। कौन आ जाएगा भाई? चार्ल्स
मेरियम आ जाएंगे। इसलिए व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक के रूप में चार्ल्स मेरियम, लेकिन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के प्रतिपादक की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? डेविड ईस्टन आ जाएंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, रूसी राजनीतिक विचारकों को, एशियाई राजनीतिक विचारकों को, अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ अब तक, उनमें इन व्यवहारवादी विचारधारा का बड़ा योगदान है और इस व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है भाई? अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जाता है। ठीक है, और इन अमेरिकी राजनीतिक विचारकों में कौन कौन लोग थे? इनमें पहला नाम आता है चार्ल्स मेरियम का, जिसको मैंने कहा ना बौद्धिक व्यवहारवाद के जनक के रूप में। दूसरा नाम जाता है चार्ल्स बियर्ड का, चार्ल्स मेरियम हो गए, चार्ल्स बियर्ड हो गए, और बी.एल. लॉवेल हो गए, आर्थर बेंटले हो गए। आर्थर बेंटले यानी चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, बी.एल. लॉवेल और आर्थर बेंटले, ये वो अमेरिकी राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने क्या किया? व्यवहारवाद की विचारधारा को विकसित किया, इस पर काम किया और इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, और मैंने कहा कि इस विचारधारा का ही प्रभाव रहा कि वैश्विक शांति की स्थापना में काफी हद तक हम सफल भी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाएगा? निम्नांकित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? डेविड ईस्टन, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट प्रेस्टथ। किसको मानेंगे भाई? अभी हमने कहा इससे पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहां पर व्यवहारवाद का जनक किसको? चार्ल्स मेरियम। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसको? डेविड ईस्टन को। लेकिन इनको हमने क्या नाम दिया था? चार्ल्स मेरियम कैसे जनक थे भाई? बौद्धिक जनक, यानी जिन्होंने केवल विचार प्रतिपादित किया था, बस केवल विचार रखा था, बस आइडिया केवल लाया था, बस। इसलिए क्या हुए? ये बौद्धिक जनक हुए। लेकिन अगर क्वेश्चन इसके हिसाब से देखें आप, तो यहां क्या करा? व्यवहारवाद का जनक। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके लिए आसान क्या कर दिया है कि कहीं पर भी चार्ल्स मेरियम को रखा ही नहीं विकल्प में, तो कुछ नहीं सोचना है आपको, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जनक किसके कहेंगे आप भाई? डेविड ईस्टन को कहेंगे, डेविड ईस्टन को कहेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? जे बेंथम, जे एस मिल, टी एच ग्रीन, ई बार्कर। कुछ नहीं सोचना है इसमें, सीधे आपको आंसर लगाना है किसमें? जे एस मिल पे। ठीक है, आप जानते हैं मिल क्या कहता है? मिल जो है एक मत चिंतक था जो मताधिकार के लिए योग्यता की बात करता है। वह क्या कहता है कि मताधिकार का अधिकार यानी मतदान का अधिकार केवल उन्हें ही मिलना चाहिए जो राज्य के योग्य नागरिक हैं, जो संपत्तिशाली हैं यानी जिनके पास संपत्ति अधिक हो, ठीक है, जो राज्य को कम मात्रा में ही सही या अधिक मात्रा में कर देते हो, यानी जो राज्य को अधिक मात्रा में या कम मात्रा में कर देते हो, संपत्तिशाली हो और वे बौद्धिक तौर पर योग्य हो, उन्हें ही मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी मताधिकार यानी सबके मताधिकार की बात नहीं करता, सबके सभी वयस्कों के मताधिकार की बात नहीं करता, लेकिन सभी वयस्कों के मताधिकार की बात कौन करता है? यहां पर जो नहीं दिया गया है वो है रूसो। कौन है? रूसो। रूसो क्या कहता है? रूसो यहां एकदम उसका उल्टा कहता है। रूसो कहता है, रूसो क्या कहता है? रूसो क्या कहता है? रूसो ये कहता है कि सभी वयस्कों को मताधिकार मिलना चाहिए। रूसो क्या कहता है कि प्रभुसत्ता जनता में रहती है, प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता
जनता में रहती है, इसीलिए सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। यानी रूसो सभी वयस्कों को मत देने के अधिकार का समर्थन करता है, जबकि मिल केवल संपत्तिशाली वर्ग, बौद्धिक वर्ग, उच्च वर्ग को ही मताधिकार के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो ये थे कुल 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से कुछ रिलेटेड टॉपिक, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके व्यवहारवाद से संबंधित, उनको लेके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद जो हमारा और अगला टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू।